गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की अपनी इस क्लास में आज हम दोबारा से व्यक्तिवाद की विचारधारा का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हमारे अध्ययन का बिंदु होगा कि व्यक्तिवादी राज्य का विरोध क्यों करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि व्यक्तिवादी राज्य को मानव जीवन की अपूर्णता का कारण मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वाले स्वरूप का समर्थन नहीं करते, बल्कि वो तो पुलिस राज्य का समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, राज्य का मानव जीवन में हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, राज्य को व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, राज्य तो एक आवश्यक बुराई है। तो आज हम देखेंगे कि व्यक्तिवादियों ने राज्य का विरोध करने के संबंध में कौन से तर्क दिए, कौन से आधार बताए। तो पहला आधार है इसमें नैतिक आधार। नैतिक आधार पर व्यक्तिवादियों ने राज्य का विरोध किया। नैतिक आधार पर व्यक्तिवादियों ने क्या किया? राज्य का विरोध किया। और इस तर्क का समर्थन करने वाला कौन है? मिल, जिसके विचारों के बारे में कल हमने पढ़ा था। मिल क्या करता है? नैतिक आधार पर राज्य का विरोध करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि नैतिक आध्यात्मिक आधार जो है वो मानव जीवन का आंतरिक पहलू है और नैतिक विकास तभी संभव है जब राज्य व्यक्ति को निर्बाध स्वतंत्रता दे, अन्यथा व्यक्ति के व्यक्तित्व में पूर्णता का अभाव बना रहेगा। राज्य का अवरोध व्यक्ति के नैतिक विकास को अवरुद्ध करता है। यानी नैतिकता मिल के अनुसार ये कहती है कि राज्य को मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति अपनी आंतरिक वासनाओं से तभी मुक्त हो सकेगा जब राज्य उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता देगा। और वैसे आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों का नाश कर दें। लेकिन मिल कहता है ये तभी संभव है जब राज्य मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे और उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे। तो नैतिक आधार पर राज्य का विरोध करने वाला विचारक कौन है? मिल, J.S. मिल। इसके बाद आर्थिक आधार पर राज्य का विरोध करने वालों में रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, क्विंसे, फर्ग्यूसन आदि विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं। आर्थिक आधार माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, फर्ग्यूसन, ये सारे विद्वान आर्थिक आधार पर राज्य का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य तो व्यक्ति की संपत्ति को छीनने वाला होता है। तो राज्य स्वतंत्र प्रतियोगिता का विरोध करने वाला होता है। राज्य उद्यमी व्यक्ति की उद्यमशीलता को समाप्त करने वाला होता है। इन्होंने ये कहा, इन विचारकों ने ये कहा कि अगर आर्थिक रूप से उद्यमशील व्यक्ति को कार्य करने नहीं दिया जाएगा तो फिर वो अपनी अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा और उससे राज्य के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य तो स्वतंत्र प्रतियोगिता का अंत कर देता है, उद्यमशील की उद्यमशीलता को खत्म कर देता है, व्यक्ति की संपत्ति को छीन लेता है। तो उन्होंने आर्थिक जीवन में राज्य के विरोध का विरोध किया और व्यक्ति को आर्थिक जीवन में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का पक्ष लिया और उद्यमशीलता को प्रेरित करने की बात कही है। तो आर्थिक आधार पर विरोध करने वाले विद्वान कौन है? रिकार्डो, माल्थस और एडम स्मिथ, फर्ग्यूसन, इनके नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद प्राणी वैज्ञानिक आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर राज्य का विरोध करता है। कौन? प्राणी वैज्ञानिक आधार पर कौन विरोध करता है? हर्बर्ट स्पेंसर प्राणी वैज्ञानिक आधार पर राज्य का विरोध करता है। हर्बर्ट स्पेंसर, और वो क्या तर्क देता है? प्राणी वैज्ञानिक आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर राज्य का विरोध करते हैं। उनके अनुसार जीवन संघर्ष और योग्यतम की विजय की नीति को अपनाया जाना चाहिए। यह मानव विकास का एकमात्र साधन है। दीन, दुर्बल, अयोग्य, अशक्त के जीवन का अंत और उनके जीवन के रक्षार्थ किए जाने वाले साधनों का उपयोग समर्थ योग्य व्यक्तियों पर किया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण मानव जाति को लाभ मिल सके। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि योग्यतम की विजय होती है जब जीवन का संघर्ष होता है। तो इसको वो आधार मानकर चलते हैं और वो ये कहते हैं कि राज्य को दीनहीनों की मदद नहीं करनी चाहिए और उनके जीवन की रक्षा और उनको पालने पोसने के लिए जो कुछ खर्च किया जाता है वो सब योग्यतम व्यक्तियों के ऊपर खर्च कर देना चाहिए और दीनहीन लोगों को मरने खपने देना चाहिए, क्योंकि उनकी राज्य में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, उनका राज्य में कोई भी योगदान नहीं हो सकता, बल्कि राज्य को उनकी रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो वो जो खर्च करना है, वो जो रक्षा करने का भाव है, वो सब किसके लिए लगाना चाहिए? योग्यतम के ऊपर। योग्य व्यक्तियों को ही जीवन जीने का अधिकार है और राज्य को दुर्बलों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो प्राणी वैज्ञानिक आधार पर कौन तर्क देते हैं राज्य के विरोध में? हर्बर्ट स्पेंसर।
आर्थिक आधार पर कौन देते हैं? रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, फर्ग्यूसन, ये सारे विद्वान। और नैतिक आधार पर राज्य का विरोध कौन करता है? जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर राज्य की अयोग्यता का तर्क, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि व्यक्तिवादी जो है वो क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक है। राज्य मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक है। इस बात का इतिहास साक्षी रहा कि राज्य मानव के कभी भी काम नहीं आया है। तो व्यक्तिवादियों का तर्क है कि राज्य आर्थिक सामाजिक कार्यों को करने की न तो योग्यता रखता है और न सामर्थ्य। मतलब व्यक्तिवादी कहते हैं ना तो आर्थिक कार्य राज्य कर सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र प्रतियोगिता का अंत कर देता है, उद्यमशीलता का अंत कर देता है, व्यक्तियों की संपत्ति को छीनता है, उनकी रक्षा नहीं करता बल्कि उसको छीन लेता है। तो ना तो उसमें आर्थिक कार्यों को करने की क्षमता है, ना सामाजिक कार्यों को करने की क्षमता है, इसलिए वो अयोग्य है। और राज्य के कार्य तो राज्य नहीं करता बल्कि राज्य के कर्मचारी करते हैं। राज्य के कर्मचारी राज्य के कार्यों को करते हैं और राज्य कर्मचारियों का दूसरे व्यक्तियों के हितों से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो राज्य के कार्यों में रुचि नहीं लेते। और जब रुचि नहीं लेंगे तो वो कार्य अच्छे से नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कहा व्यक्तिवादियों ने कि राज्य सामाजिक और आर्थिक कार्यों को करने के योग्य नहीं है और राज्य के द्वारा जो भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किए जाते हैं वे सब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं और सरकारी कर्मचारी कभी भी दूसरे व्यक्ति के हितार्थ किए जाने वाले कार्यों में रुचि नहीं लेते। इसलिए राज्य अगर कोई लक्ष्य लेकर चलता है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो वो पूरे नहीं हो पाते। तो इसलिए सामाजिक आर्थिक कार्य करने के वह योग्य नहीं होता, यह मानते हैं कौन? व्यक्तिवादी। तो राज्य की अयोग्यता का बखान कौन करते हैं? व्यक्तिवादी। इसके बाद मनोवैज्ञानिक तर्क भी राज्य के विरोध के संबंध में दिए गए हैं व्यक्तिवादियों के द्वारा और उसमें यह कहा गया कि संपत्ति रखना और रखी हुई संपत्ति को और बढ़ाना ये व्यक्ति के स्वभाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और राज्य इस प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करता है। राज्य व्यक्तियों की संपत्ति को छीनता है। ऐसे में यदि सरकार अपनी नीतियों द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम करने वाले व्यक्तियों में संपत्ति का समान वितरण कर दे तो जो व्यक्ति वास्तव में काम करते हैं वो व्यक्ति वास्तव में काम नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या तर्क दिया गया? यह तर्क दिया गया कि यदि जो लोग काम करते हैं, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन का कार्य करते हैं, अगर उनके द्वारा उत्पादित किए गए माल को या लाभ को अयोग्य व्यक्तियों के बीच में बांट दिया जाए तो वो अपने आप में अनुचित होगा। देखिए कहा भी है कि संपत्ति रखना और अधिक संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसे में यदि सरकार अपनी नीतियों द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम नहीं करने वाले व्यक्तियों में इस लाभ को, जो लाभ दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, उनका वितरण कर दे तो व्यक्ति की प्रेरक क्षमता और प्रेरक शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए राज्य अगर ऐसा करता है तो वह व्यक्ति की संपत्ति को छीनने वाला और उसकी उद्यमशीलता को नष्ट करने वाला होगा और जो लोग अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ में कार्य करते हैं उनको हतोत्साहित करने वाला होगा। इस आधार पर भी व्यक्तिवादियों ने राज्य का विरोध किया। मतलब उन्होंने कहा कि राज्य एक व्यक्ति जो कमाता है उसको दूसरे में बांट देता है, तो जो कमाता है उसके लिए तो यह बड़ा तकलीफदायक होगा कि उसकी कमाई का एक भाग दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए खर्च किया जाए। इसके बाद अनुभव का आधार, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण रहा। जब कभी राज्य ने वस्तुओं के मूल्यों, मजदूरी की दरों और आयात निर्यात पर रोक लगाने की कोशिश की तो वह असफल रहा। नेपोलियन के पतन का कारण भी फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रयत्न करना था। तो अनुभव के आधार पर भी व्यक्तिवादियों ने राज्य का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि इस बात का इतिहास साक्षी है कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में राज्य ने जो हस्तक्षेप किया वह सदैव मूर्खतापूर्ण रहा। जब कभी उसने वस्तु के मूल्यों को कंट्रोल करने की कोशिश की, मजदूरी की दरों को कंट्रोल करने की कोशिश की, आयात निर्यात पर कर और आयात निर्यात पर रोक लगाने की कोशिश की तो वह असफल रहा। तो इस आधार पर, अनुभव के आधार पर भी या ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर भी व्यक्तिवादियों ने राज्य का विरोध किया। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्यक्तिवादी राज्य का विरोध क्यों करते हैं, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई क्यों मानते हैं, व्यक्तिवादी राज्य को मानव जीवन की अपूर्णता का प्रतीक क्यों कहते हैं।